सीरिया में करीब 5 दशक से शासन कर रहा असद परिवार का सत्ता अब खत्म हो चुका है। इस्लामी विद्रोहियों ने सीरिया पर कब्जा कर लिया है। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि असद परिवार के हटने के बाद अब सीरिया का भविष्य कैसा होगा। साल 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद ने अपने शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण विद्रोह प्रदर्शनों को क्रूरता से दबाया था। इसमें करीब 5 लाख से अधिक लोग मारे गए थे और लाखों लोग विस्थापित हुए थे। इसमें उन्हें रूस और ईरान की मदद भी मिली थी। अब जब सीरिया की सेना वहां के विद्रोहियों से हार चुकी है तो असद ने देश छोड़ रूस में शरण ले लिया है। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि अब इस देश का भविष्य क्या होगा। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मसला और आगे सीरिया में क्या होने वाला है। सत्ता परिवर्तन से इजरायल को फायदा। सीरिया पर दशकों तक शासन करने वाले असद पूरी तरह से ईरान और रूस के समर्थन पर निर्भर थे। इस बीच तुर्की, पश्चिमी देशों और खाड़ी के देशों ने भी विभिन्न विद्रोही समूहों का समर्थन किया है। बीते कुछ दिनों में इजरायल ने सीरिया के सैन्य ठिकानों पर 100 से अधिक हवाई हमले किए हैं। ये हमले असद के देश छोड़कर जाने के बाद इजरायल ने किए हैं। इजरायल की नज़र सीरिया के गोलान हाइट्स पर है, वो इसे कब्जा करना चाहता है। चर्चा यहाँ तक है कि इजरायल पहले गोलान हाइट्स को लेकर विद्रोही संगठनों से डील कर रखी है। इसके साथ पहले सीरिया रूस और ईरान के लिए सबसे अच्छा बेस था, लेकिन अब खत्म हो चुका है। इस बीच इजरायल प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि वे ईरान और रूस को अपने देश में फिर से स्थापित नहीं होने दें। उनके स्थापित होने से इजरायल को पुनः नुकसान उठाना पड़ सकता है। सीरिया को किस बात का सबसे ज्यादा डर है? असल में मिडिल ईस्ट में तख्ता पलट के बाद देखा गया है कि वहां पर गृह युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी और इराक में सद्दाम हुसैन के तख्ता पलट के बाद देखा गया था। हालांकि इनके तख्ता पलट के बाद कोई शासन संभालने वाला नहीं था। जिन विद्रोही ग्रुपों ने इसको अंजाम दिया था वो सत्ता पर काबिज होने के लिए आपस में ही लड़ पड़े, जिसकी वजह से वहां लूटपाट की घटनाएं बढ़ गई और पूरा देश अस्थिर हो गया। एक बार फिर सीरिया में ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होती दिख रही है, क्योंकि सीरिया में भी कई तरह के विद्रोही ग्रुप हैं जो अलग अलग मोर्चे से असद शासन से युद्ध कर रहे थे। ऐसे में सीरिया में विभिन्न सशस्त्र समूह के बीच सत्ता पाने के लिए हिंसा हो सकती है। इससे केवल सीरिया ही नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिर हो सकता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अल बशीर के प्रधानमंत्री होने के नाते पहले भाषण से यह साफ हुआ है कि नई सरकार किस दिशा में जा सकती है। नए प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे तो उनके पीछे 2 झंडे लगे हुए थे। इसमें एक रिवोल्यूशनरी झंडा और दूसरा तालिबान के झंडे से मिलता जुलता झंडा था। इससे कई लोग चौंक गए। माना जाने लगा कि सीरिया में भी शासन शरीयत कानून के मुताबिक चलेगा। इससे अल्पसंख्यकों के साथ साथ नागरिक समाज संगठनों के भविष्य के बारे में नई चुनौतियां और नए सवाल पैदा हो गए हैं। क्या फिर तानाशाही सरकार चलेगी सीरिया में? सीरिया का आने वाला भविष्य कैसा होगा यह अंत हयात तहरीर अल शाम यानी STS समूह के नेतृत्व पर निर्भर करता है। इस समूह ने ही असद शासन को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई है। अब सीरिया के लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि STS सत्ता में आने के बाद कहीं ऐसा न हो कि असद शासन की तरह ही वह भी तानाशाही रवैया न अपना ले। STS के नेता जुलानी ने पहले भी इदलिब में सत्ता का केंद्र स्थापित कर लिया है और ये उत्तर पश्चिम सीरिया का सबसे बड़ा विद्रोही गुटों का गढ़ था। यहाँ करीब 40 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। इसमें कई लोग सीरिया के दूसरे प्रांतों से आए हैं। इदलिब में अपने शासन को STS ने नेशनल सॉल्वेशन गवर्नमेंट नाम दिया था और ये शासन शरिया कानून के तहत चलता है। जुलानी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि STS सार्वजनिक सेवाओं को प्राथमिकता देकर एक स्थिर सरकार चला सकती है। हालांकि आलोचकों का मानना है कि इदलिब में STS ने अपने विरोधी गुटों और विपक्षियों की आवाज को दबाया है। STS के नेतृत्व में 27 नवंबर को कार्रवाई शुरू होने से पहले इदलिब में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। हालांकि सीरिया विद्रोही ग्रुपों पर सबसे ज्यादा अमेरिका और इजरायल का होल्ड है। ऐसे में माना जा रहा है कि बहुत कम संभावनाएं हैं कि तानाशाही की तरफ सीरिया बढ़े। लेकिन तख्ता पलट के बाद से ऐसा लग रहा है कि सीरिया में शरीयत कानून लागू हो सकता है। ऐसे में धार्मिक कट्टरता बढ़ने की ज्यादा संभावनाएं हैं और धार्मिक कट्टरता बढ़ती है तो अस्थिरता आएगी। तो ये थी सीरिया से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।